हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मिस्टर इजी चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको फॉर्मेलिटी के बारे में बताया था और लास्ट में हम ये पहुंच गए थे कि अगर आपको सॉल्यूट का नेचर पता है तो आप बहुत आसानी से फॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और हमने ये रिलेशन भी बनाया था। तो आज हम करेंगे क्या कि अगर आपको मोलैरिटी दी हो तो कैसे आप नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं न्यूमेरिकल पे। देखिए, तो ये रहा न्यूमेरिकल और इसी न्यूमेरिकल से हम कुछ कंसेप्ट भी निकालेंगे। अब चलते हैं न्यूमेरिकल पे। तो देखिए, न्यूमेरिकल सिंपल सा है। द नॉर्मेलिटी ऑफ 1.5 मोलर H3PO4 सॉल्यूशन इज। ठीक है, इसका मतलब आपको एक H3PO4 का सॉल्यूशन दे रखा है जिसकी मोलैरिटी कितनी है 1.5। कैसे पता चला? क्योंकि उसके आगे क्या लिखा है, कैपिटल एम। और जो ये सॉल्यूशन है उसकी आपको क्या कैलकुलेट करनी है, नॉर्मेलिटी। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिए मार्किंग करते हैं कि जो तुम्हारी क्या निकालना है। यहाँ पे हमें क्लियर दिख गया कि हमें क्या निकालनी है, नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी तो हमें निकालनी है। अब और क्या दे रखा है? देखो, जैसे ही मैंने बताया था कि कभी भी आगे से कैपिटल एम लिखा हो तो इसका मतलब वो चीज़ क्या दी होती है, मोलैरिटी। तो यहाँ पे मोलैरिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.5। और अब देखो यहाँ पे हमारा सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूट है हमारा H3PO4। अब ये जो सॉल्यूट है इसके बारे में थोड़ा ढंग से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये करने से पहले आपको ये तो पता है कि आपको क्या निकालना है। तो आपको पता है कि अगर नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन करना हो तो हमेशा उसे किस में कन्वर्ट कर दो, मोलैरिटी में। तो अगर आपको पता है कि मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, यानी अगर आपको उस सॉल्यूट का एन फैक्टर पता हो तो नॉर्मेलिटी आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ज़रा देखिए, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ तो नॉर्मेलिटी तो हमें निकालना है। मोलैरिटी अगर हम यहाँ से देखें तो कितनी है, 1.5। अब बात आती है कि एन फैक्टर हम यहाँ पे क्या रखेंगे। तो अब एन फैक्टर निकालने के लिए आपको सॉल्यूट को पहचानना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा इस सॉल्यूट के बारे में ढंग से पढ़ते हैं। देखो, जिसको इसका नाम नहीं पता, ठीक है, तो वो क्या होता है पहले मैं समझा देता हूँ। इसको हम बोलते हैं, अब इसके जो कॉमन नेम है एक तो है फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड जनरली लोग यही बोलते हैं। पर अगर एक्चुअल नाम की बात करें तो इसका जो एक्चुअल नाम है वो है ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो किसी भी नाम से बोल दो, बात एक ही है, बस आपको नाम पता होना चाहिए। अब ये हमें ये भी पता चल गया ये क्या है, एसिड। और एसिड का एन फैक्टर क्या होता है, जितने वो H प्लस रिलीज कर सकता है। ठीक है, तो अब ये कितने H प्लस रिलीज कर सकता है, अब ये जानने के लिए अब आगे चलते हैं H3PO4 के बारे में। देखिए, अब ये H3PO4 हम ये पी ब्लॉक में भी पढ़ेंगे क्योंकि ये फॉस्फोरस का एक कंपाउंड है। तो अब ज़रा देखिए, अगर मैं H3PO4 का एक जनरल रफ डायग्राम बनाऊँ, ठीक है, H3PO4 का, तो कैसे बनता है देखिए। आपको पता है कि एक तो इसमें फॉस्फोरस है और कितनी वो कितनी ऑक्सीजन है, 4। तो आप 4 तो ऑक्सीजन लगा दो सीधा सीधा। ठीक है, ये रफ डायग्राम है, ये एक्चुअल डायग्राम नहीं है। अब 4 ऑक्सीजन तुम्हें दिख गई, यहाँ पे हमने लगा दी 4 ऑक्सीजन। क्लियर है? अब तुम्हें दिख रहा है कि देखो 4 ऑक्सीजन है पर हाइड्रोजन तो 3 ही है, इसका मतलब किसी एक ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन नहीं लगेगी। अब जब भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनता है तो हमेशा कैसा बनता है, सिंगल बॉन्ड। तो 3 हाइड्रोजन तो मैंने क्या लगा दी, डायरेक्ट सिंगल। ठीक है, अब एक ही बची है। अब तुम्हें पता है तीनों हाइड्रोजन कंप्लीट हो गई, तो अब ये किससे बनेगा, तुम्हारा डबल बॉन्ड से। तो ये तो रहा इसका एक जनरल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये रफ डायग्राम है। एक्चुअल डायग्राम क्या होता है कि इस सेम स्ट्रक्चर को हम बनाते हैं एज ए टेट्राहेड्रल, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो ये रफ डायग्राम आपको पता होना चाहिए। अब जरा समझो कि यहाँ पे हाइड्रोजन से क्या लेना देना है और एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक सीधा सा रूल समझो कि कभी भी आप कोई कंपाउंड बनाओ और उसमें जो भी हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड हो किससे, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन एटम किससे अटैच है, तुम इस ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है किससे, हाइड्रोजन से। तो कोई भी हाइड्रोजन अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है तो इस टाइप के हाइड्रोजन को बोला जाता है एसिडिक हाइड्रोजन। क्लियर है? तो ये कौन से हाइड्रोजन हुई, एसिडिक हाइड्रोजन। इसका मतलब यही हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल है किसके एसिड होने की, ये फॉस्फोरिक एसिड की। तो अब तुम्हें दिख रहा है, देखो यहाँ पे टोटल कितनी ऐसी एसिडिक हाइड्रोजन है, एक ये हो गई, दूसरी और ये तीसरी। तो यहाँ पे 3 एसिडिक हाइड्रोजन है। इसका मतलब इसका एन फैक्टर कितना होगा, यहाँ पे 3। ठीक है, तो जब भी फॉस्फोरिक एसिड होता है तो वहाँ पे उसका एन फैक्टर कितना होता है, 3। और रीजन क्या है, क्योंकि वहाँ पे 3 हाइड्रोजन ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच्ड होती हैं। और ऑक्सीजन क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। ठीक है, तो
हमने यहाँ पे देखा कि इसका एन फैक्टर कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर है? तो आपको जब भी कोई फॉस्फोरस का कंपाउंड दिया हो तो उसका स्ट्रक्चर बना लो, फिर वहाँ पे देखो कि कितनी हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, और वो जितनी भी होंगी वही क्या होगा, उसका एन फैक्टर। क्लियर है? तो आपको एन फैक्टर पता चल गया। तो जैसे ही आपको एन फैक्टर पता चल गया तो आपने यहाँ पे एन फैक्टर की जगह क्या रख दिया, 3। तो आंसर कितना आ गया, यह आया 4.5। अब आता है कि इसकी यूनिट क्या रखेंगे। सबको पता है कि नॉर्मेलिटी क्या यूनिट होती है, नॉर्मल लिख दो या कैपिटल एन लिख दो। तो हमें पता चल गया कि इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या है, 4.5। तो आपको देखो ये पता होना चाहिए ये सब चीज़, ठीक है। ये रफ डायग्राम है, पहले बता रहा हूँ, पर आपको ये पता होना चाहिए किसके लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इस न्यूमेरिकल से हमें क्या पता चला। एक तो इसका नाम किसका, कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है या फॉस्फोरिक एसिड होता है। दूसरा आपको ये, ठीक है। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? आपको ये भी समझ में आ गया कि एसिडिक हाइड्रोजन क्या होती है। अब यहाँ पे देखिए इस न्यूमेरिकल में आपको फॉस्फोरस का जो एसिड दे रखा है वो है फॉस्फोरिक एसिड। अब फॉस्फोरस इसके अलावा ही बहुत सारे एसिड बनाता है, ठीक है। तो जैसे ही अब आपको क्या करना है, हर बार सॉल्यूट देखना है कि कैसा है। ज़रूरी नहीं कि हर आपको फॉस्फोरिक एसिड ही दे। तो अब बात आती है ऐसे कौन से और एसिड हैं फॉस्फोरस के ही जो हमें दे जा सकते हैं, ठीक है। तो अब उसके लिए देखिए एक सिंपल सी टेबल याद रखते हैं। वैसे फॉस्फोरस के टोटल 5 होते हैं, पर हम अभी सिंपल 3 ही पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब भी तुम्हें एक हिंट देता हूँ कि जब भी आपको कोई चीज़ रटनी हो, ठीक है, तो वो हमेशा एक साथ एक जगह पे मत लिखो। हर बार उसे टुकड़ों में याद रखोगे तो हमेशा याद रहेगी। तो हम आज कौन से पढ़ेंगे, फॉस्फोरस के 3 ही पढ़ेंगे, जिसमें से हमने एक पढ़ लिया है, ठीक है। तो देखो ज़रा, जो हम पहला पढ़ेंगे उसके लिए हमने एसिड हमने पढ़ा था, कौन सा था, वो था हमारा H3PO4, ठीक है। ये हमारा H3PO4, और इसका नाम अभी हमने पढ़ा था क्या, ये है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है? अब देखो ये तो इसका हो गया नेम। अब जो तीसरी टेबल मैंने बनाई है वो बनाई है एन फैक्टर की, जो भी हमने कैलकुलेट करा था। और मैंने ये भी बताया था कि एसिड के केस में एन फैक्टर बोल दो या बेसिसिटी बोल दो, बात एक ही है। क्लियर है? तो यही एन फैक्टर भी हो सकता है और यही बेसिसिटी भी। और मैंने एक लाइन और लिखी है जो मैंने अभी आपको पहले समझा दी, कि यहाँ पे एन फैक्टर का मतलब ये भी है कि यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन एटम है जो डायरेक्टली किससे अटैच्ड है, ऑक्सीजन एटम से, ठीक है। तो इन तीनों का मतलब सेम है। तो अभी हमने देखा फॉस्फोरिक एसिड के केस में ये कितना आया हमारा, ये आया था 3। अब इसके अलावा और कौन से एसिड बनाता है फॉस्फोरस, तो अगला देखो बनाता है, ये होता है H4P2O7, ठीक है। अब ये भी फॉस्फोरिक एसिड है। अब आप कहेंगे कि सबका नाम एक जैसा कैसे हो गया, ठीक है। तो मैं सिंपल अभी लिख रहा हूँ, अभी समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो दोनों ही फॉस्फोरिक एसिड है, बट डिफरेंस क्या है कि जो हमने पहले पढ़ा था उसे बोलते हैं ऑर्थो, और जो इसके बाद पढ़ा है H4P2O7 इसे बोलते हैं पायरो, ठीक है। तो ये ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड या सिंपल फॉस्फोरिक एसिड बोल दो, या और इस वाले को क्या बोलेंगे हम, पायरो फॉस्फोरिक एसिड। तो यही डिफरेंस है कि जो भी यहाँ पे हाइड्रोजन है टोटल वही कितना है उसका एन फैक्टर। तो कितना एन फैक्टर हो गया इसका, 4, ठीक है। अब इसके अलावा और कोई फॉस्फोरिक एसिड होता है, तो देखिए इसके अलावा एक और होता है, ठीक है, और वो होता है HPO3, ठीक है। अब ये भी फॉस्फोरिक एसिड है, बस आपको पता है कि आगे से कुछ और नाम चेंज हो जाएगा। तो ये भी फॉस्फोरिक एसिड है, और अब इसके आगे से क्या नाम चेंज होगा, ये होता है मेटा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे तीनों एक साथ क्यों लिखाए हैं, क्योंकि इसके अलावा जो 2 एसिड हैं वो फॉस्फोरस एसिड होते हैं, ठीक है। तो हम फॉस्फोरस एसिड बाद में पढ़ेंगे। आज हम फॉस्फोरस के तीनों एसिड पढ़ रहे हैं जिनका नाम क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। एंड में, शुरू में बस क्या चेंज है, पहला है ऑर्थो, दूसरा है पायरो और तीसरा है मेटा। अब बात आती है कि इसका एन फैक्टर क्या होता है। इसका एन फैक्टर अभी तुम्हें ना भी पता हो तो खुद ही सोचो। मान लो तुम्हें स्ट्रक्चर भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, पर तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है। तो अगर ये एक ही हाइड्रोजन है और वो बोल रहे हैं कि ये एसिड है, तो ऑब्वियसली यही हाइड्रोजन होगा जो डायरेक्टली अटैच्ड होगा किससे, ऑक्सीजन से। तो इसका मतलब यहाँ पे एन फैक्टर कितना हुआ, 1, ठीक है। तो पढ़ने के लिए थोड़ा कॉमन सेंस भी साथ में रखा करो, जिससे तुम्हें आसानी होगी। अब फॉस्फोरस के हमने 3 एसिड पढ़ लिए, तीनों का ही नाम फॉस्फोरिक एसिड है। बस यहाँ पे जो इनिशियल है वो हर बार चेंज होंगे, पहला ऑर्थो, दूसरा पायरो, तीसरा मेटा, ठीक है। इसके अलावा 2 फॉस्फोरस एसिड हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब कोई न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। तो देखिए आज हमने क्या सीखा, पहले तो कि जब भी मोलैरिटी दी हो उसको नॉर्मेलिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये मैंने रिलेशन पहले ही आपको समझा दिया है, ठीक है। उसके अलावा कि जैसे सॉल्यूट को पहचानना है तो उसका एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉस्फोरस के केस में जो हम एन फैक्टर निकालते हैं, हम देखते हैं कि कितनी हाइड्रोजन ऐसी है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है। तो उसे उसका दूसरा नाम क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि यही हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल होती है उस एसिड के एसिड होने की, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं ये वीडियो हमेशा आपको बनाता रहूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।